नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस पढ़ रहे थे हम तो कैलकुलस का आज सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। कल हमने डिफरेंशिएशन को समझा था, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, डीएक्स को डिफाइन किया था और कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज उसी में कुछ क्वेश्चन और करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन के और एक एप्लीकेशन जो है डिफरेंशिएशन का मेन एप्लीकेशन जो मैक्सिमा मिनिमा एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी हम कवर करेंगे। फिर जो है इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस का आज है पार्ट 2। ठीक है। अब इसमें हमने डिफरेंशिएशन को समझाया था, रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमें? रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमें काम आता है रेट ऑफ चेंज। जैसे रेट ऑफ चेंज एक बार मैं बता दूं, अगर डिफरेंशिएशन को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। इफ वाई इज चेंजिंग, इफ वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एस निकालना है और हमें चाहिए, हम ये वाई जो है एक्स का फंक्शन दिया है हमें, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है हमें, वाई दिया हमें फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर एक्स को अलग अलग वैल्यू हम पुट करेंगे तो वाई चेंज होगा। अब अगर हमें ये निकालना है इफ वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन रेट ऑफ चेंज ऑफ देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना होगा, डीवाई ओवर डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स निकाल लेंगे। यही डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और दूसरा काम क्या आता है, अगर हमें इफ वाई वर्सेज एक्स ग्राफ इज गिवन, अगर वाई वर्सेज एक्स ग्राफ गिवन है, ग्राफ इज गिवन, तो उसके किसी पॉइंट पे देन स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू ले लो, ए ले लो, x1 x2 जो भी वैल्यू दिया जाए, वो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो ये कल हमने ये सब देखा था, प्रूव भी किया था इसको मैंने। तो दो काम आएगा। अभी हमने दो एप्लीकेशन पढ़े, एक तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालने में किसी क्वांटिटी की, अब जरूरी नहीं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो आपको फिजिक्स में, ज्यादातर आपको जैसे वेलोसिटी वर्सेज टाइम मिलेगा, डिस्टेंस वर्सेज टाइम मिलेगा, ऐसे अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। तो वहां पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन बन जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बन जाती है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक दो एप्लीकेशन है और इन्हीं की मदद से मेन एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज निकालने में। तो अब ये हमने कुछ फार्मूले भी कल देख लिए थे, लास्ट में फार्मूला मैंने बताया था आपको, तो उन फार्मूलों से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि हमें फिजिक्स में यूज करने पड़ते हैं, ताकि हम जब यूज करें उनको तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अब जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ सिंपल सा, y इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 20, ये इसका हमें निकालना है dy ओवर dx, dy बाई dx निकालना है। तो मैंने बताया था यहाँ पे जो फंक्शन है और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो सेम में होने चाहिए, यानी कि y यहाँ भी x में होना चाहिए। तो y की वैल्यू हमें दिया है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बार बार लिखेंगे नहीं, बस एक बार मैं लिख को दिखा दे रहा हूँ आपको, 3x माइनस 20 अपॉन dx। अब ये x में आ गया, इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। याद कीजिए जो सबसे बेसिक फार्मूला मैंने बताया था, जो सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, एन एक्स टू द पावर n माइनस होता है, और अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, सबको अलग अलग करेंगे, 2x² का करेंगे, फिर 3x का करेंगे, फिर 20 का करेंगे, तो ये इसका हो जाएगा 2 इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, पावर आगे आ जाएगी, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एन एन आगे हो गया इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन 1 हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन करेंगे, 1 पावर 1 है तो 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ये पूरा ऐसे छोड़ देते हैं। माइनस कांस्टेंट है सिर्फ, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इसका फाइनल dy ओवर dx क्या आ गया, dy ओवर dx क्या आ गया, 4x प्लस 3। इस तरीके से हम करते हैं। अब कुछ और फंक्शन ले लेते हैं, जैसे हमें कभी कभी मिलता है दो फंक्शन एक साथ मिल जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, आप इनको नोट कर लीजिए, दो फंक्शन जो है एक साथ मान लो मिल गए। तो पहले मैं फार्मूला बता दे रहा हूं,
जैसे हमें करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। ठीक है, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो कैसे लिखते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इंटू, सिंपल सा हम कर देंगे सेकंड फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन कर देंगे, डी ओवर डी एक्स। ये होता है फॉर्मूला दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन अगर हमें दिया गया है तो। अब चलिए इसी पर रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया है y इक्वल्स टू दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन हमें दिया है। तो अब इसको हम डायरेक्ट साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू सेकंड फंक्शन, सिंपल सा कर देंगे कॉस एक्स, प्लस सेकंड फर्स्ट फंक्शन को लिख देना है हमें, यू क्या है फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स, ये साइन एक्स है, साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से दो फंक्शन अलग अलग दिए हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में अलग दिए हैं दो फंक्शन, तो उनका डिफरेंशिएशन इस तरीके से हम करते हैं, यू इंटू वी मान लेते हैं। फार्मूला आप याद रखिएगा, ऐसे याद रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। एक और सवाल ले लेते हैं। आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। y इक्वल टू दिया है आपको साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको पहले जो है मैं दूसरे तरीके से करता हूं, मैं इसको लिख रहा हूं, अभी आपको इसका शॉर्टकट भी बता देंगे। साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं। जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है कि अगर एक्स 30 डिग्री दिया है, ये एंगल होता है यहाँ पे, अगर 30 डिग्री एंगल दिया तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो 1/4 हो जाता है ये। तो इसी तरीके से हमने पहले से होल स्क्वायर कर दिया इसका। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे साइन एक्स को मान लेते हैं टी, साइन एक्स बराबर टी। ध्यान से देखिएगा, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स इंटू, सॉरी, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज इसका निकाल रहे हैं तो डी टी बाई डी एक्स ये हो गया। अब साइन एक्स की यहाँ पे टी रख देंगे, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब डी वाई बाई, देखो अब यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें ओवरऑल चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये हम डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाई फंक्शन यहाँ हमें मिल गया है, वो टी का फंक्शन मिल गया है। तो डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी टी लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी लिख रहा हूँ इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, डी टी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगी। अब डी वाई बाई डी टी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टू टी हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो टू टी हो जाएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स, हमने क्या किया है कॉस एक्स। ठीक है, अब हमें तो आंसर जो देना है वो एक्स के फॉर्म में देना है, तो टी की वैल्यू रख देंगे साइन एक्स। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बचा है, डी वाई बाई डी एक्स ही तो बचा है, डी टी से डी टी कैंसिल कर दो या फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू टी की जगह पे साइन एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और ये होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होता है? साइन टू एक्स होता है। अब जो है इसका दूसरा तरीका देखते हैं।
का दूसरा तरीका ऐसे बनेगा। पहले तो हम इसका जो है एक्स मान के, जो इसका सरल तरीका है, आपको बार-बार टी नहीं मानना है, ये तो मैंने एक करने का तरीका समझा दिया। और दूसरा इसको हम एक्स मान लें, वाई इक्वल टू, इसको अपने माइंड माइंड में ही रखेंगे। इसको एक्स मान के इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy बाई dx, अगर यहाँ पे x होता तो क्या होता? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 2x। 2x फिर इंटू क्या करेंगे, जो अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, उसका एक बार हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और 2 लेट साइन एक्स इक्वल टू एक्स मान लेंगे, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स इंटू फिर से इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स। ध्यान से देखिए, इसको समझिए। हम इसको एक्स, साइन एक्स को इमेजिन करेंगे कि ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का 2x, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 कॉस एक्स हो गया, इंटू फिर से इसका डिफरेंशिएशन इंटू मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। आ गया भाई 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो आप चाहे इस तरीके से इसको समझ लीजिए, लेकिन करना यही है, ठीक है? अगर कोई फंक्शन स्क्वायर के फॉर्म में इस तरीके से दिया है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग फंक्शन मिलेंगे। स्क्वायर का मैंने बता दिया, और मल्टीप्लीकेशन का एक और देख लेते हैं, डिवीजन अगर दिया है। अगर हमें दो फंक्शन को डिवाइड करके दिया गया है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालें? चलिए, अब जो है, सपोज दैट आपको दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसको हम बोलते हैं u बाई वी फॉर्म। तो अगर u बाई वी फॉर्म है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जो है सबसे पहले हम इसका फार्मूला बताते हैं। नीचे हम डायरेक्ट वी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? नीचे वी स्क्वायर कर देंगे, ऊपर जो है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, सॉरी, इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डीवी बाई डी एक्स। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन वाला है, उसी के जैसा है, ऊपर लिखे बीच में माइनस लगा, और नीचे सेकेंड फंक्शन का, जो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन मान लें, तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर देना है। इस तरीके से आता है, जो भी नीचे है उसका स्क्वायर पहले रखिए, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, इंटू सेकंड फंक्शन कर दीजिए, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे। तो साइन एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं, कॉस एक्स को सेकंड फंक्शन बोल दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? डी यू बाई डी एक्स, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का क्या होता है? फार्मूला कल बताया था मैंने, कॉस एक्स इंटू सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देना है, कॉस एक्स, सेकंड फंक्शन है कॉस एक्स, फिर माइनस लगा, फिर फर्स्ट फंक्शन को लिख देना एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है? साइन एक्स, यू क्या है? साइन एक्स है, फिर इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है, ये आपको पता होगा, मैंने फार्मूला भी बताया था, आइडेंटिटी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा ओवरऑल सेक स्क्वायर, ठीक है? तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप, ये ओवरऑल क्या लिखा है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी मतलब tan एक्स लिखा है, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। निकालने का तरीका, अगर दो फंक्शन डिवीजन के रूप में दिया हो, तो हम उसको इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है? अब जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम जो फिजिक्स में यूज करते हैं, हम बोलते हैं उसको मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये होता क्या है? मिनिमा, तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे मान लो हमें ग्राफ दिया है, वाई वर्सेज एक्स ग्राफ दिया है, और कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया है, यहाँ तक ग्राफ दिया है, ठीक है? तो मैं दो पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, एक तो इस पॉइंट की और एक इस पॉइंट की, ठीक है? एक इस पॉइंट की और एक इस पॉइंट की। ग्राफ इस तरह से कुछ आपको दिया गया है।
इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। अब ध्यान से देखिए, वाई वर्सेज एक्स ग्राफ दिया है हमें, तो पॉइंट ए पे अगर हम स्लोप निकालना चाहें, मैं चाहता हूं पॉइंट ए पर स्लोप, स्लोप क्या होता है? अगर वाई वर्सेज एक्स ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप होता है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। इसी को तो हम स्लोप बोलते थे, याद करिए। हम्म। तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, या फिर इस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहें तो टेंजेंट बनाएंगे तो इस तरीके से। अब इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन थीटा। ये भी पढ़ा है हमने, बताया था उस दिन पहले लेक्चर में। तो टेन थीटा, थीटा क्या है? जो भी टेंजेंट है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो आप ये बात याद रखिएगा हमेशा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी, ठीक है, tan 0 रख देंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ डीवाई बाई डी एक्स निकालें, डीवाई बाई डी एक्स यहाँ भी हो जाएगा tan थीटा। और यहाँ भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये भी पैरेलल लाइन है, तो इसका भी स्लोप हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0। अब इन दोनों पॉइंट को एक नाम दिया गया है। पॉइंट ए बी को हम बोलेंगे क्या? एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट, ये हो गए हमारे एक्सट्रीम पॉइंट। पॉइंट ए को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। जितना हमें ग्राफ दिख रहा है उतने में मैक्सिमम वैल्यू आपकी शायद यहीं पे मिलेगी, इतना आप देख पा रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। और पॉइंट बी को क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। जितना ग्राफ दिख रहा है उसमें जो है, अब लोकल वर्ड क्यों जोड़ा गया है यहाँ पे? लोकल वर्ड क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि हो सकता है ग्राफ आगे कहीं और भी जाए, यहाँ पे वैल्यू आगे और भी ज्यादा जाए या फिर और भी मिनिमम आए। तो जितना हमें दिख रहा है, जैसे हमारे आसपास की चीजों को हम लोकल बोलते हैं ना जनरल लैंग्वेज में, तो जितना हमें दिख रहा है यहाँ के आसपास जो है ये मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, और इसको बोल दिया लोकल मिनिमम। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब एक चीज यहां से दिमाग में हमारे आनी चाहिए कि अगर कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू है, कहीं पे मैक्सिमम में निकालना है, या फिर कोई इसका हमें फंक्शन दे दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये बात तो 100% सही है, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों। वहां पे डी वाई बाई डी एक्स, उसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे उस फंक्शन का, तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब इसकी मैक्सिमा की पहचान कैसे करेंगे? एक तो मैक्सिमम वैल्यू पे भी डी वाई बाई डी एक्स 0 है, और मिनिमम वैल्यू पे भी डी वाई बाई डी एक्स 0 है। मान लो कोई फंक्शन दिया है हमें, कोई फंक्शन दिया है और हमने वहां से क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसको 0 के बराबर किया और वहां से एक्स की वैल्यू निकाली। तो अब वो जो वैल्यू, एक वैल्यू मान लो आ रही है, तो वहां पे मैक्सिमा कैसे, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? क्योंकि दोनों केस में डीवाई बाई डी एक्स 0 हो रहा है, मैक्सिमा भी। अगर कहीं पे डीवाई बाई डी एक्स हम 0 कर रहे हैं, वहां से एक्स या वाई की, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू आ रही है या फिर दो वैल्यू आ रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मान लो आ गई आपकी एक्स की वैल्यू 2 आ गई, 5 आ गई, तो हमें कैसे पता चलेगा एक्स बराबर 2 पे जो है? अभी क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा आपको, एक्स की वैल्यू 2 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, या फिर 5 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसी चीज को हम समझने जा रहे हैं। मैक्सिमा की पहचान हम कैसे करेंगे? मैक्सिमा की पहचान कैसे करेंगे, आप ये समझिए। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस पॉइंट के मैक्सिमा के जस्ट पहले की बात करें और वहां पे हम स्लोप बनाएं, टेंजेंट खींचते हैं ऐसे करके, कुछ टेंजेंट जाएगा, ठीक है, और जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर की टेंजेंट बनाए तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आपको दोनों टेंजेंट दिख रहे हैं। इसका जो स्लोप है, इसका एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। और आपको पता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का टेन थीटा जो है पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। और ये क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है, ये वाला एंगल मत देख लेना, क्योंकि जो स्लोप होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, इधर वाला देखेंगे तो ये समझ लीजिए निगेटिव एक्स एक्सिस से हो जाएगा। अब ये जो है पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका स्लोप हम निकालें, इसका स्लोप निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो होता है टेन थीटा, और यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है थीटा 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये होगा पॉजिटिव। मतलब ये होना चाहिए, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख दूं, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कब? जस्ट बिफोर। अगर जस्ट बिफोर हम चेक करें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब 0 से ज्यादा आ रही है,
तो हम ये सोच सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमा। और जस्ट आफ्टर की बात करें तो ये वाली इसका टेंजेंट, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम dy बाई डी एक्स से, यानी कि dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। कब, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर। दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो अब हमें dy बाई डी एक्स जीरो हमने किया, अब हमें ये पता करना है उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमम। तो अगर हम उसके जस्ट बिफोर की बात करें तो वो अगर पॉजिटिव आ जाए, dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू, फंक्शन में नहीं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू अभी क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आ जाए तो वो हो जाएगा क्या, मैक्सिमा। और जस्ट आफ्टर अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम सोचेंगे, ये बोल सकते हैं कि वो पॉइंट जो है मैक्सिमा वाला पॉइंट है। और मिनिमा के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका यहीं पे लिख दे रहा हूँ। मिनिमा की पहचान हम कैसे करेंगे, मिनिमा की पहचान कैसे करेंगे, मिनिमा की पहचान, चलिए देखते हैं मिनिमा का पहचान क्या। तो अगर यहाँ पे बात करें, जस्ट बिफोर इसके हम टेंजेंट बनाए तो देखिए निगेटिव आ रहा है, ये एंगल 90 से ज्यादा है। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। कब, जस्ट बिफोर, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा मैक्सिमा का। जस्ट बिफोर डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो मिनिमम हम बोल देंगे। या फिर जस्ट आफ्टर की बात करें तो यहाँ पे टेंजेंट बनाए तो ये एंगल देखिए 90 से कम आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो डिवाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। कब, जस्ट आफ्टर, जस्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैक्सिमा और मिनिमा की पहचान करनी आ गई होगी। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, तब इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, रफ करें। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन हमें दिया है x इक्वल टू टी क्यूब बाई थ्री माइनस 5t² बाई 2 प्लस 50t, 50t, यही क्वेश्चन है, एक बार चेक करें। ठीक, ये हमें डिस्टेंस दिया है, इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम अलग अलग टाइम पे जाएंगे तो डिस्टेंस अलग अलग मिलेगी। तो डिस्टेंस जो है टाइम पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। हमें हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। कोई पार्टिकल है इस तरह से मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस का फंक्शन दिया है हमें, डिस्टेंस जो है टाइम के फंक्शन में दिया गया है। अब इसकी हमें मिनिमम स्पीड निकालनी है। दिख रहा है यहाँ पे पार्टिकल, ठीक, मिनिमम स्पीड निकालनी है। तो मिनिमम स्पीड, हमें तो डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस से हम स्पीड कैसे बनाते हैं, आपको पता होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें तो हमें स्पीड मिलती है। और यहाँ पे डिस्टेंस दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको लिखने का तरीका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इसको हम dx बाई dt निकाल लें तो वही हो जाएगा हमारी वेलोसिटी v। अब इसके डिफरेंशिएशन करते हैं तो थ्री आगे आ जाएगा, 3t² बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, t² बचेगा। 2 आगे आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5t हो जाएगा, ठीक है। और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो +50 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैंने एक करके दिखाया था, उसी तरीके से आप इसको करना सीख लीजिए। फार्मूला वही यूज हुआ है x टू द पावर n का, nx टू द पावर n-1, ठीक है। 5 इंटू टी करोगे, अब इसको आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। अब ये हमें मिल गया वेलोसिटी का फंक्शन। हमें मिनिमम स्पीड पूछ रहा है, सॉरी स्पीड की बात करें, वेलोसिटी भी नहीं बोल रहे, ठीक है। स्पीड का फंक्शन मिल, स्पीड टाइम का फंक्शन मिल गया। अब हम देख रहे हैं अलग अलग टाइम पे जो है स्पीड अलग अलग मिल रही है, तो कहाँ पे मिनिमम होगी ये हमें निकालना है। अगर तो हम क्या करेंगे, तरीका अपना मिनिमा या मैक्सिमा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो पहले हम dy बाई डी एक्स करेंगे, उसको जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड है तो dv बाई, इसके रिस्पेक्ट में dt निकालेंगे, dv बाई dt क्या हो जाएगा 2t, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 5 हो जाएगा।
और इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन टाइम का फंक्शन। इसको हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। यही तो करना होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो 2t इक्वल टू हो जाएगा 5 और t इक्वल टू हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड, इसका मतलब ये हमें पता चल गया, t इक्वल टू 5/2 पे या फिर 2.5 सेकेंड पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब हम कैसे चेक करें मैक्सिमा या मिनिमा? हालांकि अगर आपको फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो अगर मिनिमा पूछा है तो उस पर मिनिमा ही होता है, मैक्सिमम पूछा है तो उस पर मैक्सिमा होता है। फिजिक्स वाले इस तरह से नहीं करते हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट निकाल। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम जस्ट बिफोर की बात करें, टी के जस्ट बिफोर मतलब कितना है 2.5, मान लो हम टी को 2 रखें, टी को 2 रखें, टी इक्वल टू 2.5 पर ये 0 आएगा या फिर 5/2 पर ये 0 आएगा। अब अगर हम इसको जस्ट बिफोर की बात करें तो 2.5 से बिफोर हम ले लेते हैं 2, ऐसे वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं। तो अगर 2 रखोगे तो 2 2 या 4 -5, तो ये आ जाएगा -1, यानी कि डीवी बाई डी टी की वैल्यू जस्ट बिफोर आ रही है निगेटिव, और जस्ट बिफोर निगेटिव आती है तो मिनिमा ही होता है। इसलिए अब हम टी इक्वल टू 5/2 किसमें रखेंगे? वेलोसिटी वाले फंक्शन में रखेंगे, क्योंकि हमसे मिनिमम स्पीड पूछ रहा है, सॉरी स्पीड वाले फंक्शन में रखेंगे। स्पीड पूछ रहा है ना, कि इसमें मत रख देना, नहीं तो उसमें डिस्टेंस मिल जाएगी टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो अब जो है रख दीजिए 5/2। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिनिमम स्पीड, मैं लिख दे रहा हूँ मिनिमम स्पीड एट इक्वल टू 5/2 हमें मिलेगा। तो 5/2 रख दीजिए आप, इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर -5 इंटू 5/2 प्लस 50। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिनिमम स्पीड मिल जाएगी। तो तरीका आना चाहिए, तरीका हमने कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात करा है तुरंत दिमाग में आना चाहिए, dy बाई डी एक्स निकाल के 0 कर देंगे। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन था तो dv बाई dt वेलोसिटी का टाइम के साथ हमने डिफरेंशिएशन किया, तो उसको 0 किया, हमें एक t की एक वैल्यू मिली। हो सकता है कुछ फंक्शन ऐसे मिले स्क्वायर वाले मिल जाए, यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आएगी। तब हमें चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। अगर मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा वाली वैल्यू रख के मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, अगर मिनिमा पूछा है तो मिनिमम वाली वैल्यू निकाल रख के मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं आज, चलिए। इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होता है इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है यहीं पे। आप चाहें तो एनसीईआरटी के क्लास 11th में डिफरेंशिएशन होगा, और एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जो है आपको अलग अलग फंक्शन अलग अलग तरीके मिल जाए। प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार। कुछ बेसिक फंक्शन जो बार बार यूज होते हैं उनको मैंने बता दिया है। अब इंटीग्रेशन का सिंबल पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है सिंबल, और इसका मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, और इसका मतलब होता है कि बहुत समेसन होता है, सिंपल सा याद रखिए, समेसन। एस शायद वहीं से जो है समेसन का एस लेके शायद ये सिंबल बनाया गया है। अब इसका मतलब होता है बहुत छोटे छोटे टुकड़े करें हम, किसी कोई कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, जैसे डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, टाइम है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट के इनफाइनाइट पार्ट में अगर बंटा हुआ है तो उनको ये जोड़ने का काम करता है। जैसे हमने dx की बात की थी, तो अगर कोई डिस्टेंस है तो उसको जो है ऐड करने का, जोड़ने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। तो इसका मतलब ये होता है कलेक्टिंग, बोल रहे हैं हम। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब ये होता है इकट्ठा करना। कलेक्टिंग, या फिर बोलते हैं और समेशन, समेशन ऑफ स्मॉल इनफाइनाइट थिंग्स, इनफाइनाइट थिंग। अगर छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा बड़े नंबर में है तो उनको हम जोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। मान लो इनफाइनाइट है, करोड़ों में है, लाखों में है, अरबों में है, तो उनको जोड़ना हमें मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब ये देखिए, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, सिंपल सा। इसका काम है समेशन, जोड़ना, ठीक है। डीएक्स डीएक्स करके, अगर मान लो डीएक्स बहुत छोटा नंबर, उस तरह से छोटे छोटे नंबर जो है हमारे पास बहुत सारे हैं और हमें चाहिए उनको हम जोड़ दें। ऐसा हमें जरूरत है, मान लीजिए अभी मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि कैसे, क्यों हमें जोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो फिर जो है समझ में आएगा। तो सिंपल सा अभी आप इसका मतलब याद रखिए, इसका काम है छोटे छोटे चीज को, छोटे छोटे क्वांटिटी को इनफाइनेटली, इनफाइनाइट क्वांटिटी को ये जोड़ के हमें दे देता है। तो कितना आसान काम हमारा कर देता है, जिसको हमें मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है जोड़ना, उसको ये जोड़ के देता है। तो
अब मैं पहले कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, मान लीजिए आपसे। मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वन। प्रॉब्लम फर्स्ट ये है कि हमें एक वाई वर्सेज एक्स ग्राफ दिया है, वाई वर्सेज एक्स ग्राफ दिया है। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है एक्स इक्वल टू ए। इसका कह रहा है हमसे एरिया हमें बताओ, ठीक है। अब जो फाइनाइट शेप है, कुछ फिक्स शेप है, उनका एरिया तो उनके लिए फार्मूला हमें पता है। ट्रायंगल हो गया, स्फेयर का सरफेस एरिया हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और सर्कल हो गया। इस तरीके से कुछ फार्मूले हमें याद रहते हैं, तो उनका एरिया तो हम निकाल लेते हैं। अब लेकिन इसका जो शेप दिया है, ये एरिया तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, इसके लिए कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है। तो अब इसका एरिया हम कैसे निकाल लें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जब डिफरेंशिएशन मैंने शुरू किया था तो मैंने थोड़ा बहुत एरिया निकालने के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ से देखते हैं हम क्या करेंगे। एक बहुत जो है, अब मैं फिर से उस पे नहीं जाऊंगा, बहुत पतली सी स्ट्रिप लेंगे, पट्टी लेंगे। कितनी चौड़ाई की लेंगे बताओ। थोड़ा बहुत अगर दिमाग में हो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर तो बताइए। हम dx चौड़ाई का बहुत पतले सी स्ट्रिप लेंगे। बहुत पतले सी स्ट्रिप लेने का मतलब ये है, यहाँ पे जो dx इतना छोटा है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। याद कीजिए न्यूटन ने क्या कहा था, भगवान भी नहीं इसके बारे में सोच सकते। अब जो है, इसको मैं, जो यहाँ पे कर्व आ रहा था, थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। चलिए, आपको यहाँ ज्यादा dx स्ट्रिप लिया हमने, dx स्ट्रिप लिया, dx चौड़ाई का। इसकी चौड़ाई जो है, विड्थ जो है dx है। अब यहाँ पे ये dx इतना छोटा है, तो जो यहाँ पे ऐसे कर्व एरिया आ रहा था, इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ऐसा हमने एज्यूम किया था। और उसके बाद एरिया का एक फार्मूला निकाला था ट्रायंगल का, जो कि सही भी आया था। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये हम जो कर रहे हैं सब सही है, ठीक है। dx बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी एक स्ट्रिप ली हमने, और उसको माना कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। जो कर्व था वो कर्व नहीं है अब। तो अब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये पूरा ओवरऑल रेक्टेंगल बन गया। मान लीजिए ये वैल्यू है आपकी y, मान लीजिए। तो इस स्ट्रिप का छोटा सा जो एरिया होगा उसको मैंने बोल दिया dA। तो dA कितना होगा, ये रेक्टेंगल है, y इंटू dx, ठीक है। अब ऐसे छोटे छोटे पतली पतली स्ट्रिप में हम इसको इनफाइनाइट स्ट्रिप में बांट दें, और उन सब के एरिया को हम जोड़ दें, उन सबके एरिया को हम जोड़ दें। मान लीजिए आपको एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ दिया, एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू ए तक हम पतली पतली स्ट्रिप में बांटें इसको, और फिर उनको एक साथ जोड़ दें। और जोड़ने का तरीका हमें देता है इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है। कहां से कहां तक, एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू ए तक। अगर मैं, अभी मैं सॉल्व करने का तरीका नहीं बता रहा हूं, बस लिखने का एक तरीका आ गया। हमें एलिमेंट सेलेक्ट करना आना चाहिए, कहाँ पे अलग अलग केस में अलग अलग हमें एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है। तो ये एक तरीका हो सकता है। अब इसको हम किसी तरीके से अगर सॉल्व कर लें, तो हमें एरिया मिल जाएगा। ये डी छोटा छोटा एरिया मिलके ए बन जाएगा। यही पूरा इस ग्राफ के अंदर ये पूरा एरिया बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। एलिमेंट लेना कैसे लिया हमने, dx के लिया। हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते थे, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इसके लिए। तो हमने एक पतली सी स्ट्रिप ली dx चौड़ाई की, और हमने माना कि यहाँ पे ये जो इतना छोटा है कि ये, इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। और मान क्या सकते हैं, अब इसको आगे मानेंगे, बार बार मानेंगे हम, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में प्रूव कर दिया था कैलकुलस के। फिर इसकी, इसका एरिया लिया, लिखा लंबाई गुणी चौड़ाई, लिखा y इंटू डी एक्स लिखा। अब ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप में बांट के हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर ए तक। अभी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये आगे हम बात करेंगे। अभी ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, हमने इस तरीके से सोचा और इंटीग्रेशन का यूज किया। अब इसको सॉल्व करना आगे की बात है, आगे हम बात करेंगे। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसको रफ कर दूं मैं। ये प्रॉब्लम थी हमारे पास, हमने इसका सोल्यूशन ढूंढा। अभी फाइनल सोल्यूशन नहीं मिला है, आगे हम इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। आप पहले जो है अपने दिमाग को अब सोचते जाइए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि इंटीग्रेशन हमारी कितनी हेल्प कर सकता है। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, प्रॉब्लम टू। चलिए, हमारे पास एक एम मास का ब्लॉक है, और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स जो है डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। चलिए, फोर्स दिया है फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और ये आगे बढ़ेगा। फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया,
यहाँ पे हमने जब शुरू किया तो हमने माना ये कोई डिस्टेंस नहीं चला है, x इक्वल टू 0 है, और जब यहाँ पे पहुंच गया ये तो हमने माना x इक्वल टू a तक पहुंचा है। हमें क्या करना है, प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहां पे होगा वर्क डन होगा। आपने फोर्स वर्क डन का फार्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोले, या फिर एफ एस कॉस थीटा वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पे थीटा 0 है तो मैं डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब समस्या ये है, हमारे पास फोर्स जो हम लगा रहे हैं ये हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 था तो फोर्स 0 था, जैसे ही शुरू हुआ, चलिए मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, नहीं तो शुरू ही नहीं हो पाएगा। x इक्वल टू 0 पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 था। अब अगर x इक्वल टू 1 ले लें हम, मतलब 1 मीटर पे आ जाए, x इक्वल टू 1 पे, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 प्लस 3, 3 न्यूटन, ये न्यूटन में दिया, तो 3 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगेगा। 2 ले लें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 न्यूटन, 3 ले लें तो 3 का 9 प्लस 2 11 न्यूटन। इस तरीके से फोर्स चेंज हो रहा है। हर डिस्टेंस के मिलीमीटर भी हम अगर आगे बढ़ेंगे तो एक्स चेंज होगा, और एक्स चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। समस्या ये है कौन से फोर्स से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। अगर कोई फोर्स कांस्टेंट होता, मान लो 10 न्यूटन का यहाँ लग रहा है, तो 10 न्यूटन यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, तो 10 गुणे जितना भी होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते, एफ इंटू एक्स करके हमारा वर्क डन आ जाता। अगर फोर्स कांस्टेंट होता, चेंज ना हो रहा होता, तो उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू यहाँ रखते और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो रखते, तो हमें वर्क डन मिल जाता। समस्या यहाँ पे आ रही है कि फोर्स चेंज हो रहा है, तो कौन सा फोर्स लिखें हम। हर मिलीमीटर पे कितना भी छोटा हम डिस्टेंस चले तो वो जो है फोर्स चेंज हो जा रहा है। तो इसका तरीका हमने ये ढूंढा, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा, एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप हम लेते हैं, फिर वही कहानी आ जाती है dx, और dx बहुत छोटा है। कितना छोटा है आपको अंदाजा लग गया होगा इतने दिन, अब पिछले लेक्चर भी मैंने इतनी बार इसका जिक्र किया है और आज भी कर रहा हूं। तो dx बहुत छोटा है, इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो हमने ये कहा dx इस चौड़ाई में, dx चौड़ाई चलने में फोर्स कांस्टेंट हम मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसमें चेंज जो है बिल्कुल नहीं होगा। फोर्स यहाँ पे फोर्स जो है कांस्टेंट है। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो अब इतने दूर में dx डिस्टेंस में वर्क डन निकालें हम, वर्क डन निकालें तो कैसे निकालें। यहाँ पे हमने माना बहुत छोटा सा वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू बोल दिया, तो डी डब्ल्यू कुछ टू क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ का जो भी फोर्स होगा हमने मान लिया एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आ गया, अभी हमने dx लेंथ में जो dx डिस्टेंस चलने में जो वर्क डन हुआ, अब इसी तरीके से हम dx करके बांट लें और उतने फोर्स कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेट कर दें। सबको जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट कर दे, कहां से कहां तक, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू a तक। ठीक है, तो ये जो है हमें वर्क डन मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू a तक। तो एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही थी कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था कि हम वर्क डन कैलकुलेट कर सके। इंटीग्रेशन ने कहा इसके सोल्यूशन मेरे पास है, उसने दिया और हमने सॉल्व किया। तो इस तरीके से सोच सकते हैं हम, ये कुछ इस तरीके से जहां पे वेरिएबल कोई चीज वेरी कर रही हो ना, वहां पे हमें प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन वगैरह में, तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। दो प्रॉब्लम हो गई ये। अब इसके बाद इनको सॉल्व करने के कुछ तरीके देख लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला मैं बता रहा हूँ, डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है आपको फार्मूले का। अगर करने में इंटरेस्टेड है, आप मैथ मैथ लिए हैं 11वीं 12वीं में, तो जो है आपको वहां पे देखने को करने को मिलेगा। नहीं लिए हैं तो फार्मूले से काम चल जाएगा, जितना फिजिक्स में आपको यूज है, करने की जरूरत भी नहीं। तो मैं कुछ जैसे डिफरेंशिएशन के फार्मूले बताया था, वैसे इंटीग्रेशन के फार्मूले बता दे रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला था, सबसे पहले जो है मैं dx का इंटीग्रेशन करता हूँ, dx का। ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन क्या होता था, dy ओवर dx, और यहाँ पे जो फंक्शन है y, वो भी x का होना चाहिए, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो dx का होता है x। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो ये dx छोटा छोटा, मान लो x डिस्टेंस था ये, इसको हमने dx में बांटा और इसको इंटीग्रेट किया, तो ये पूरा मिल जाएगा x। आप ऐसे समझे, या फिर अभी आगे फार्मूला आएगा तो उससे हम समझ लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है a dx, ठीक है, तो a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और dx का हो जाएगा x। ठीक है, आप फार्मूले वगैरह में देखते होंगे तो कांस्टेंट से यहाँ पे सब में एक c आता है, कांस्टेंट आता है, वो क्यों आता है अभी आगे बात कर लेंगे। अब जो है कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं हम, जैसे साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स।
और cos x ले लेते हैं। cos x का हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा। सॉरी, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन। dx लगाना मत भूलिएगा, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, x के। जो भी, जैसे यहाँ पे y x का फंक्शन होना चाहिए, तभी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते थे। तो यहाँ जो भी फंक्शन हमें दिया हो, और यहाँ जो, अगर ये x का फंक्शन है तो dx यहाँ पे हम अगर कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन भी x का होना चाहिए। हर जगह पे आप फॉर्मूले में देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि आप, जैसे हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, nx टू द पावर n माइनस वन। तो इसी तरीके से हम कर लेते हैं x की पावर n dx का इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि n नॉट इक्वल टू माइनस वन, n माइनस वन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर n माइनस वन रख देंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, और जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा वहां पे। तो अगर n इक्वल टू माइनस वन ले लें, यानी कि x पावर माइनस वन लेंगे तो वन अपान एक्स हो जाएगा। तो वन अपान एक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ln x होता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े हों कुछ, बाकी सब अलग अलग, ठीक है, फार्मूले आएंगे, आप उनको हम जो है करते चलेंगे। अगर आपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद हैं तो एक चीज आपको याद होना चाहिए, याद होगा, देख पा रहे होंगे शायद, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। इंटीग्रेशन के फार्मूले जस्ट अपोजिट है। क्या होता था, याद करिए, साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, ठीक है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। अब एल एन एक्स का मैंने लिखा था, एल एन एक्स का वन अपान एक्स होता है, तो वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एक्स होगा। एक्स पावर एन डी एक्स, इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझ लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लिमिट वगैरह भी लगाना सीख ले। जैसे मैंने बार बार कहा था, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक इंडेफिनिट होता है, जो लोग मैथ के बच्चे होंगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमें, हमारे पास है एक्स क्यूब, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करना है, मान लीजिए जीरो से फोर करना है हमें ये इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक्स क्यूब का एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, जीरो से टू कर लीजिए, तो एक्स क्यूब एक्स टू द पावर एन प्लस वन, यानी कि थ्री प्लस वन एक्स की पावर फोर हो जाएगा, अपान एन प्लस वन यानी कि फोर हो जाएगा। और लिमिट जो है, इसको हम बोलते हैं लिमिट, कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेशन कर, जीरो से लेकर टू तक। पहले जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, लिमिट को एक बार इस तरीके से लिखेंगे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जीरो से टू, जीरो से टू। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हम टू रखेंगे। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं, एक्स की जगह पे टू रखेंगे तो टू की पावर फोर, कितना हो जाएगा, टू की पावर फोर सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा अपान फोर, फिर लगाएंगे एक माइनस, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा जीरो, अगर कोई वैल्यू होती है तो वो रख के माइनस कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, फोर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि लिमिट को कैसे रखते हैं। आपको ध्यान रखिए, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं, इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन हटा तो हम इससे बड़े ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, और फिर लिमिट को, लोअर लिमिट को यहाँ लिखते हैं, अपर लिमिट को यहाँ लिखते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। और फिर अपर लिमिट को पुट करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा इसमें, उसको पुट करने के बाद फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। अब यहाँ पे एक सब में एक कांस्टेंट आता है, हालांकि इस पे बहुत ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, मैथमेटिक्स में उसके निकालने का अलग तरीका होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है जस्ट इंटीग्रेशन। तो मैं अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैंने मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, उसको डिफरेंशिएट करूं, फिर उसको इंटीग्रेट करूं, तो वही फंक्शन मिल जाना चाहिए। जैसे हमारे पास है एक्स क्यूब, मान लो ले लिया, इसको हम डिफरेंशिएट करें तो y बराबर एक्स क्यूब दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एन एक्स पावर एन माइनस वन। अब इसी को थ्री एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू एक्स टू द पावर, ए बाहर आ जाता है, ए बाहर आ जाता है, यहाँ कहीं पे लिख लो, अगर जो भी हो ये बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है, एक्स वाले का। तो थ्री इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी कि एक्स क्यूब अपॉन थ्री,
तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया एक्स क्यूब। अब अगर यहीं पे हमें दिया होता प्लस, ये आपको समझ में आया? हमें एक फंक्शन दिया था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया यार 3x²। अब 3x² को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से देखिए एक्स क्यूब आ गया, मतलब यहाँ से प्रूफ भी हो गया। अब हम फार्मूले याद करने में दो बार हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वही फंक्शन मिलेगा। जैसे साइन एक्स का था कॉस एक्स, साइन एक्स का था कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें साइन एक्स मिलेगा। अब मान लीजिए यहां पर दिया होता 2 दे दिया गया होता, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हम करते 3x² आ जाता, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब हम इसको इंटीग्रेट किया हमने 3x² dx, जो भी डिफरेंशिएशन आया वो आया एक्स क्यूब। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब प्लस 2। हमने कहा जो भी फंक्शन हमें दिया है उसको डिफरेंशिएट करें, जो तो जो फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट करने पर फिर से वही फंक्शन आना चाहिए। इस बार 2 गायब है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया जाता है कि अगर डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट 0 हो गया हो तो वो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। वो कांस्टेंट निकालने का अलग अलग तरीका होता है, उस पर अभी हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हमने देख लिए। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का सॉरी कॉस एक्स का साइन एक्स इंटीग्रेशन, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। अब जो है एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं और इंटीग्रेशन की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना टाइम हो गया, चलिए देखते हैं जल्दी से। मान लीजिए एक बढ़िया सा प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको इंटीग्रेशन का और अच्छे से आइडिया लग जाए। हमारे पास एक कोन दिया गया है जिसकी रेडियस है आर और इसकी हाइट दी गई है एच। ठीक है, हमें निकालना है इसका वैल्यूम, वैल्यूम निकालना है इसका। और हमें सिलेंडर का वैल्यूम का फार्मूला मान लीजिए हमें पता है। सिलेंडर का वैल्यूम कितना होता है, क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर का वैल्यूम। अभी ये फार्मूले का यूज होता है इसलिए मैंने बता दिया। अब हम क्या करें इसके लिए, क्या करेंगे? ये तो सिलेंडर अगर होता पूरा तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिलेंडर का वैल्यू निकालें। हालांकि इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान। अब क्या करें, ध्यान से देखिए, या फिर जो आप सर्कल का एरिया पढ़ते हैं, सिलेंडर का एरिया पढ़ते हैं, कोन का एरिया पढ़ते हैं, और स्क्वायर स्फेयर का सरफेस एरिया पढ़ते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब कैसे आए होंगे, तो मैं एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कोन का। हम क्या करेंगे, यहां से हम एक्स डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे करते जाए एलिमेंट सेलेक्ट करना है ना, तो वहां पे जो मैंने दो प्रॉब्लम लिया था वहां पे एलिमेंट सेलेक्ट करना थोड़ा आसान था। अब यहाँ पे ये हमने किया, यहां से आकर हमने एक dx चौड़ाई का एक सिलेंडर मैंने इमेजिन किया। dx चौड़ाई, dx बहुत छोटा सा है तो ये सिलेंडर है, और इसकी रेडियस मैंने मान ली y। ठीक है, तो इसका अगर मैं वैल्यूम लिखना चाहूं, वैल्यूम ऑफ dx, dx विड्थ, विड्थ सिलेंडर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ, ऐसे लिखते हैं वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ डी एक्स विड्थ वैल्यूम का सिलेंडर है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, छोटा सा वैल्यूम होगा, डीबी में लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है हमने वाई मानी है, तो पाई वाई स्क्वायर इंटू हाइट, तो इसकी डीएक्स वाले की हाइट चौड़ाई हमने डीएक्स माना है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे का मिल जाएगा। ये हमने माना एक्स डिस्टेंस पे आके माना है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, ऐसे नीचे आते जाएंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच, पूरी हाइट मिल जाएगी। अब इसको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम ये है कि मैंने बताया था जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, तो y को एज अ फंक्शन ऑफ x हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैं नाम लिख दे रहा हूँ ए बी सी और डी ई। तो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ए बी सी और एक ए डी ई, ये दोनों है सिमिलर ट्रायंगल। आप क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल पूरा चैप्टर होता है, क्लास 10th पढ़ के आए हैं तो आप देख लीजिए। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ध्यान से देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड का, एक तो ए बी और बड़े वाले ट्रायंगल का ए डी, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए बी छोटे वाले ट्रायंगल का, ए बी सी का, ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए डी ई, दोनों सिमिलर है,
तो ए बी अपान पूरे का ए डी, फिर यहाँ पे बी सी अपान हो जाएगा डीई, बी सी अपान डीई। ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू है एक्स, ए डी की वैल्यू क्या है? पूरी हाइट एच, बी सी की वैल्यू है वाई, और डीई की वैल्यू है इसकी रेडियस आर। तो वाई इक्वल टू आप यहाँ पे देख सकते हैं आर एक्स बाई एच, आर एक्स बाई एच आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, फंक्शन मिल गया हमें, डीवी इंटीग्रेट होके छोटे छोटे वैल्यूम मिलके पूरा वैल्यूम बनाएगा हमें। और कहाँ से कहाँ तक? एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू एच तक। तो एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू एच तक रखते हैं, जीरो से एच, पाई वाई स्क्वायर, वाई क्या है? आर एक्स बाई एच, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेते हैं, पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस कांस्टेंट है, इसकी हाइट फिक्स है, तो ये सब बाहर जाएंगे। पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा? जीरो टू एच एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा। अरे एक्स ही तो है, एक्स की पावर एन, एक्स पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी कि एक्स क्यूब बाई एन प्लस वन थ्री। कहां से कहां तक? जीरो से एच तक। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे एच लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एच क्यूब बाई थ्री, और माइनस एक्स यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ध्यान से देखिए, एक मिनट एक मिनट, एक्स मैंने कहा से लिया, ये एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे एक एच बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा वन बाई थ्री, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही फार्मूला आपने कोण के वैल्यूम का पढ़ा होगा, ठीक है। तो कितना हेल्प करता है, अगर शायद इंटीग्रेशन ना होता तो हम कोण सर्कल इन सबका एरिया का फार्मूला भी हमारे पास नहीं होता, सॉरी वैल्यूम का भी फार्मूला नहीं होता। तो एलिमेंट सिलेक्ट करना सीख लीजिए, ठीक है। टाइम हो चुका है। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो, कुछ क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, आप इनको ट्राई करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेकंड हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। आप एक काम करिएगा, एनसीईआरटी का आपको क्लास 12 की जो मैथ की बुक है उसका एक दो स्टार्टिंग के एक्सरसाइज जो है इजी होंगे सारे, आप उनको प्रैक्टिस करिए, आप उनको अपने नेट से किसी टीचर से उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अभी मैं इनमें जो है कुछ क्वेश्चन आपको और कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास 11 की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर नहीं, अभी हम पहले वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करने से पहले वेक्टर पढ़ेंगे, तो वेक्टर शुरू करने से पहले मैं दो चार क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन को करा दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है तो